नमस्कार। वर्ल्ड न्यूज में आज बांग्लादेश की सियासत में एक बड़ा तूफान आ गया है। अपदस्थ पीएम शेख हसीना को बांग्लादेश की अदालत ने सजाए मौत दी है, जिसके बाद से पूरी दुनिया में तहलका मच गया है। संयुक्त राष्ट्र ने भी इस फैसले का विरोध किया है। दुनिया भर के मानवाधिकार संगठनों ने कहा है कि ना तो सुनवाई निष्पक्ष थी और ना ही फैसला निष्पक्ष था। शेख हसीना और उनकी पार्टी अवामी लीग ने कोर्ट के इस फैसले को खारिज कर दिया। बांग्लादेश बंद बुलाया गया है। बांग्लादेश की सड़कों पर गोलीबारी, आगजनी और बमबारी हो रही है। तो शेख हसीना की सजा पर सुलगा बांग्लादेश। क्या है वहां के मौजूदा हालात, इस पर हम करेंगे विस्तार से चर्चा। लेकिन आइए जरा उन खबरों को भी देख लें जिन पर आगे होगी बात। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के गजा शांति प्रस्ताव पर यूएन में लगी मुहर। चीन रूस ने नहीं डाला वोट। हमास ने भी प्रस्ताव पर जताई आपत्ति, सरेंडर से किया इनकार। चीन ने जापान को फिर दी धमकी। ताइवान को लेकर दोनों देशों में जंग के हालात। चीन के बाद जापान ने भी जारी की एडवाइजरी। ईरान ने भारतीयों के लिए खत्म की वीजा फ्री एंट्री। पाकिस्तान के साथ रिश्ते मजबूत करने पर दे रहा जोर। भारत की बढ़ सकती है चिंता। और चलते चलते में देखेंगे क्या यूरोप में आने वाला है हिमयुग। खत्म हो रही अटलांटिक महासागर की मुख्य समुद्री धारा। इन सभी खबरों पर हम विस्तार से करेंगे बात, लेकिन पहले एक नजर हेडलाइंस पर। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को बड़ा झटका। वेनेजुएला के पास मिलिट्री बेस बनाने का अमेरिकी प्लान फेल। इक्वाडोर के 2/3 लोगों ने प्रस्ताव का किया विरोध। अमेरिका में मेहनत करने वाले लोगों की भारी कमी। H-1B वीजा को लेकर छिड़े विवाद के बीच टेस्ला चीफ मस्क का आया बयान। राष्ट्रपति ट्रंप ने भी विदेशी कामगारों की जरूरत पर दिया जोर। पीओके में बिलावल भुट्टो की पार्टी के नेता राजा फैसल मुमताज राठौर बने नए पीएम। अविश्वास प्रस्ताव लाकर पद से हटाए गए इमरान खान के नेता अनावरुल हक। इजरायल को मिली बड़ी राहत। जर्मनी ने सैन्य उपकरण निर्यात पर लगी पाबंदी हटाई। यूएन में गजा शांति प्रस्ताव को सहमति मिलने के बाद हुआ ऐलान। तो बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को देश की अदालत ने सजाए मौत सुना दी है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार तो पहले से ही चाहती थी कि हसीना को मौत से कम की सजा नहीं मिलनी चाहिए, और अब इसे सरकार का दबाव कहें या हसीना के विरोधियों का डर। कोर्ट ने शेख हसीना और उनके एक और सहयोगी को मौत की सजा सुना दी, और वो भी तब जब दोषी ठहराए गए दोनों ही लोग न्यायिक हिरासत में ही नहीं थे। हसीना को सुनाई गई सजा का विरोध बांग्लादेश के साथ साथ पूरी दुनिया में हो रहा है। इस फैसले पर हर तरफ सवाल उठ रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री को मिली सजा का कड़ा विरोध किया। संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार उच्चायुक्त वोल्कर टर्क की तरफ से भी सख्त टिप्पणी सामने आई है, जिसमें उन्होंने कहा है कि इस मुकदमे की कार्यवाही की निगरानी संयुक्त राष्ट्र के पास नहीं थी। लेकिन ऐसे मामलों में, खासकर जब मुकदमा आरोपी की अनुपस्थिति में चल रहा हो और मौत की सजा की संभावना हो, तो अंतरराष्ट्रीय स्तर के निष्पक्ष सुनवाई और उचित प्रक्रिया के मानकों का पूरी तरह पालन होना चाहिए। और यह साफ दिखाई दे रहा है कि हसीना के मामले में इसका पालन नहीं हुआ। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने भी हसीना को सुनाई गई सजा का विरोध किया है। उसकी तरफ से बयान दिया गया कि शेख हसीना को सजा सुनाने से 2024 के आंदोलन में पीड़ितों को न्याय नहीं मिलेगा। 2024 के आंदोलन के दौरान हुए मानवाधिकार उल्लंघन के आरोपों की जांच होनी चाहिए, और साथ ही इसकी निष्पक्ष सुनवाई भी जरूरी है। बांग्लादेश की कोर्ट की ये कार्यवाही और ये सजा कहीं से भी निष्पक्ष और न्यायोचित नहीं ठहराई जा सकती। हसीना के खिलाफ अनुचित मुकदमे का संदेह उन रिपोर्ट से और भी बढ़ जाता है जिनमें कहा गया है कि बचाव पक्ष को विरोधाभासी माने जाने वाले सबूतों पर जिरह करने की इजाजत नहीं दी गई। यानी जिसे अदालत संदिग्ध सबूत मान रही थी, उस पर सवाल उठाने की इजाजत ही नहीं दी गई। ऐसे में पूरा मुकदमा ही सवालों में घिर गया है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि शेख हसीना अपनी सजा को चुनौती भी नहीं दे पाएंगी। वैसे सजा को चुनौती देने की व्यवस्था बांग्लादेश के कानून में है। हसीना चाहें तो अपनी सजा को वो सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे सकती हैं, लेकिन इसके लिए उन्हें कोर्ट के सामने हाजिर होना होगा। उन्हें पहले सरेंडर करना होगा, और ये सब कुछ उन्हें सजा सुनाए जाने के 1 महीने के अंदर करना होगा। यानी शेख हसीना अगर 17 दिसंबर तक सरेंडर नहीं करती हैं, तो फिर उनके लिए सजा पर अपील का विकल्प भी खत्म हो जाएगा। और हसीना ने भी कह दिया है कि वो सरेंडर नहीं करेंगी। शेख हसीना ने कहा कि मुझे इस फैसले की कोई परवाह नहीं है। इसे एक नाजायज अतिवादी सरकार ने सुनाया है। ये फैसला 2025 का सबसे बड़ा मजाक है। अब मेरा मकसद बांग्लादेश में लोकतंत्र को वापस लाना और देश को बचाना है। मोहम्मद यूनुस की सरकार ने असंवैधानिक तरीकों से सत्ता हथिया ली है। लोगों की मदद से हम इस कट्टरपंथी रेडिकल यूनुस को सत्ता से हटा देंगे। हमने पहले भी 1971 विरोधी ताकतों को हराया था, हम उन्हें फिर से हराएंगे।
यानी हसीना ने साफ कर दिया है कि वो झुकने वाली नहीं है। अवामी लीग की तरफ से बांग्लादेश बंद का आह्वान किया गया है। पार्टी के नेता और कार्यकर्ता करीब साल भर बाद अब सड़कों पर फिर से दिखने लगे हैं। शेख हसीना के आह्वान पर बांग्लादेश में जगह जगह आगजनी और धमाकों की खबरें आ रही हैं। इसमें 2 लोगों की जान भी जा चुकी है। हिंसा ढाका के अलावा अब बांग्लादेश के दूसरे शहरों में फैल चुकी है। यानी हसीना को घेरने के चलते अब बांग्लादेश बुरी तरह से सुलगने लगा है। तो दूसरी तरफ बांग्लादेश की सरकार जल्द से जल्द शेख हसीना को सजा देने की कोशिश में जुट गई है। उसने भारत को प्रत्यर्पण संधि का हवाला देते हुए शेख हसीना के प्रत्यर्पण की मांग की है। लेकिन भारत, जो पहले भी बांग्लादेश की डिमांड को खारिज कर चुका है, इस बार भी वो बांग्लादेश की डिमांड नहीं मानेगा, ये तय माना जा रहा है। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां हम बात करेंगे ट्रंप के गजा पीस प्लान पर संयुक्त राष्ट्र में हुई वोटिंग की। तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की 20 सूत्रीय शांति योजना पर संयुक्त राष्ट्र में वोटिंग हुई। वैसे तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। प्रस्ताव पर कुल 13 वोट पड़े और सभी पक्ष में ही गए। एक भी वोट इस प्रस्ताव के विरोध में नहीं पड़ा। दरअसल रूस और चीन ने वोटिंग में हिस्सा ही नहीं लिया, जो इस प्रस्ताव पर आपत्ति जता रहे थे। संयुक्त राष्ट्र के इन दोनों परमानेंट मेंबर्स ने ट्रंप के इस प्रस्ताव को एक तरफा बताया था। इसे इजरायल के हितों को साधने के आरोप लगाए थे और अब उन्होंने वोटिंग से ही दूरी बना ली। हमास ने भी इस प्रस्ताव का विरोध किया है। उसका कहना है कि यह फलस्तीनी अधिकारों को पूरा नहीं करता है। हमास ने कहा कि यह प्रस्ताव फलस्तीनियों के अधिकारों और मांगों को पूरा करने में विफल है और गजा पर एक ऐसी अंतरराष्ट्रीय न्यास यानी ट्रस्टीशिप थोपने की कोशिश करता है जिसका फलस्तीनी गुट लंबे वक्त से विरोध करते रहे हैं। अंतरराष्ट्रीय फोर्सेस को गजा पट्टी में ऐसी भूमिकाएं सौंपना जिसमें प्रतिरोध को निरस्त करना शामिल है, इसकी तटस्थता को खत्म करता है। इजरायल के खिलाफ हमारी लड़ाई एक वैध प्रतिरोध है, लेकिन यह प्रस्ताव अब हमें अंतरराष्ट्रीय बल के खिलाफ भी लड़ने पर मजबूर कर सकता है। यानी हमास ने एक बार फिर यह साफ कर दिया है कि वो अपने हथियार सरेंडर नहीं करेगा। हालांकि अब यूएनएससी की मुहर के बाद यह प्रस्ताव एक ठोस अंतरराष्ट्रीय आदेश में बदल गया है, जिसे लेकर दावा किया जा रहा है कि अब गजा में बदलाव का रास्ता और मजबूत हो गया है। इस प्रस्ताव के तहत गजा में शांति बहाल करने की कोशिशों को और तेज किया जाएगा, जिसके लिए इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स यानी आईएसएफ की तैनाती की जाएगी। ये अंतरराष्ट्रीय फोर्स इजरायल, मिस्र और न्यूली ट्रेन्ड फलस्तीनी पुलिस के साथ मिलकर गजा में सुरक्षा और सीमाओं की निगरानी करेगी। हमास से हथियार सरेंडर करवाने में मदद करेगी। फलस्तीन की जनता को मानवीय मदद की सुरक्षित आपूर्ति भी तय करेगी। बोर्ड ऑफ पीस नाम से एक अंतरिम प्रशासन का भी गठन किया जाएगा। इसमें अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के अध्यक्ष रहने की संभावना बताई गई है। यह व्यवस्था 2027 के अंत तक चलेगी। इस प्रस्ताव में भविष्य में फलस्तीन देश की संभावना को आगे बढ़ाने का प्रावधान है। इसके मुताबिक अगर फलस्तीनी प्रशासन हालात में सुधार करता है और गजा का पुनर्निर्माण तेजी से होता है तो भविष्य में फलस्तीन को एक अलग देश के रूप में बनने का रास्ता खुल सकता है। अमेरिका ने इसे ऐतिहासिक और सकारात्मक कदम बताया है, लेकिन इजरायल का साफ कहना है कि फलस्तीन कभी भी आजाद देश नहीं बन सकता। संयुक्त राष्ट्र में वोटिंग से ठीक पहले भी इजरायल ने ऐसे किसी भी विचार को खारिज किया है, जिसके बाद सवाल ये उठ रहे हैं कि ये प्रस्ताव पारित तो हो गया, लेकिन इसे अमल में कैसे लाया जाएगा? क्या अमेरिका इजरायल पर दबाव बनाएगा? और जिस तरह हमास ने भी सख्त रुख अपनाया हुआ है, ऐसे में गजा में शांति लाना, ट्रंप के इस प्रस्ताव को लागू करना बहुत बड़ी चुनौती के रूप में देखा जा रहा है। और अब अगली खबर में बात करेंगे जापान को चीन से मिली चेतावनी की। तो चीन ने जापान को धमकी दी है कि अगर उसने ताइवान के साथ उसके एकीकरण की कोशिश में हस्तक्षेप करने की हिमाकत भी की तो उसे करारी हार मिलेगी। चीन ने तो पहले ही अपने देश के नागरिकों को जापान की यात्रा से बचने की सलाह दी है और अब बढ़ते तनाव को देखते हुए जापान ने भी एडवाइजरी जारी कर दी है। जापान ने चीन में अपने नागरिकों को सुरक्षा सावधानियां बढ़ाने और भीड़भाड़ वाली जगहों से बचने की चेतावनी दी है। मुख्य कैबिनेट सचिव मिनोरू किहारा ने कहा कि हमने देश या क्षेत्र की सुरक्षा स्थिति के साथ साथ इसकी राजनीतिक और सामाजिक स्थितियों पर व्यापक विचार के आधार पर यह फैसला लिया है। जापानी दूतावास ने अपने सुरक्षा नोटिस में कहा कि अगर आपको कोई व्यक्ति या समूह थोड़ा सा भी संदिग्ध लगे तो उसके पास न जाए और तुरंत उस क्षेत्र से बाहर चले जाए। इस एडवाइजरी से हालात की गंभीरता का अंदाजा लगाया जा सकता है। ये चेतावनी ऐसे वक्त में दी गई है जब चीन ने अपने 4 हथियारबंद कोस्ट गार्ड जहाज दियाओ सेंकाकू द्वीपों के पास भेज दिए। ये वही द्वीप है जिन्हें चीन अपना मानता है, लेकिन इसका नियंत्रण जापान के पास है। जापान और चीन के बीच बढ़ता तनाव इस बात के संकेत दे रहा है कि वो वक्त दूर नहीं जब पश्चिम एशिया में एक और जंग की शुरुआत हो जाए।
वैसे तो दो देशों के बीच जंग अक्सर ही किसी विवादित क्षेत्र पर अपने अपने कब्जे के लिए होती है, लेकिन यहां यह लड़ाई तीसरे पक्ष के लिए हो रही है। दोनों देशों के बीच तनाव की वजह ताइवान है। चीन इस क्षेत्र को अपना मानता है, लेकिन ताइवान खुद को संप्रभु देश बताता है। और जब जापान की प्रधानमंत्री साने ताकाइची ने कहा कि अगर चीन ताइवान के खिलाफ कोई सैन्य कार्रवाई करता है या उसकी नाकेबंदी करता है तो जापान जवाब देने पर मजबूर हो सकता है, तो उनके इस बयान पर चीन भड़क गया और तब से ही दोनों देशों के बीच तीखी बयानबाजी चल रही है। हालांकि दोनों देश अब डिप्लोमेटिक बातचीत से स्थिति संभालने की कोशिश भी कर रहे हैं। जापान के विदेश मंत्रालय के अधिकारी मासाआकी कनाई बीजिंग पहुंचे हैं। वो चीन को भरोसा दिला रहे हैं कि जापान की सुरक्षा नीति में कोई बदलाव नहीं हुआ है और ताकाइची का यह बयान युद्ध की चेतावनी नहीं थी, लेकिन मौजूदा हालात में ये कोशिशें बहुत सफल नजर नहीं आ रही। और अब अगली खबर में बात करेंगे ईरान और भारत के रिश्तों में आती दूरियों की। तो एक वक्त था जब ईरान और भारत के रिश्ते काफी बेहतर थे। भारत ने ईरान में चाबहार बंदरगाह का निर्माण भी किया, ईरान के साथ कई समझौते भी किए। 2016 में भारत ईरान से रोजाना 4,73,000 बैरल क्रूड की खरीदारी कर रहा था, जो भारत की कुल जरूरत का 11% था। और 2024 में यह 0.004% पर आ गया। ये कह सकते हैं कि 2024 आते आते भारत ने ईरान से क्रूड ऑयल की खरीद पूरी तरह से बंद कर दी और यह सब कुछ अमेरिका के दबाव में किया गया। मोदी सरकार की इस नीति के चलते ईरान धीरे धीरे कर भारत से दूर होता जा रहा है। तो एक वक्त ईरान का दुश्मन माना जाने वाला पाकिस्तान अब उसका करीबी बन चुका है। अब ईरान की तरफ से भारत को बड़ा झटका दिया गया है। ईरान सरकार ने भारतीय नागरिकों के लिए एक तरफा वीजा मुक्त प्रवेश सुविधा को समाप्त करने का ऐलान कर दिया है। यह फैसला 22 नवंबर 2025 से प्रभावी होगा, यानी 22 नवंबर से भारतीय नागरिकों को ईरान की यात्रा करने या यहां तक कि देश के हवाई अड्डों का इस्तेमाल प्रमुख ट्रांजिट पॉइंट के रूप में करने के लिए भी वीजा हासिल करना होगा। इन नए नियमों के तहत भारतीयों को अब अग्रिम में ईरानी वीजा के लिए आवेदन करना होगा। ईरान के फैसले के बाद भारतीय विदेश मंत्रालय की तरफ से सभी एयरलाइनों को एडवाइजरी जारी की गई है कि वो ईरान की यात्रा करने वाले सभी यात्रियों की वीजा स्थिति जांच करें। ईरान के इस फैसले को भारत के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है, तो पाकिस्तान के लिए मौके बनते दिखाई दे रहे हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई के करीबी जनरल सफवी का एक बयान सामने आया था, जिसमें उन्होंने पश्चिम एशिया में क्षेत्रीय इस्लामिक गठबंधन स्थापित करने की बात कही थी। इसके बाद चर्चा यह भी शुरू हो गई कि पाकिस्तान और ईरान के बीच सुरक्षा समझौता हो सकता है, जिसमें पाकिस्तान अपने परमाणु हथियारों की सुरक्षा ईरान को उपलब्ध करा सकता है। वैसे इसकी शुरुआत आर्थिक समझौते के साथ हो भी चुकी है। पाकिस्तान और ईरान के बीच हाल ही में कई आर्थिक समझौते हुए हैं, जिसमें ऊर्जा, परिवहन संपर्क, शिक्षा और लोगों के बीच आदान प्रदान से जुड़े समझौते शामिल हैं। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय की तरफ से कहा गया कि दोनों पड़ोसियों के बीच घनिष्ठ और भाईचारे वाले संबंध हैं, जो साझा इतिहास, संस्कृति और आस्था पर आधारित हैं। यानी ईरान भारत से जितना दूर हो रहा है, पाकिस्तान के साथ उसके संबंध उतनी ही मजबूती से आगे बढ़ रहे हैं। और अब चलते चलते मैं बात करेंगे अटलांटिक महासागर से आते बड़े खतरे की। क्या यूरोप में एक बार फिर से हिमयुग आने वाला है, जिसमें सब कुछ जम जाएगा, पूरे यूरोप पर बर्फ की सफेद चादर फैल जाएगी? दरअसल आप ग्लोबल वार्मिंग, प्रदूषण, खराब एक्यूआई की चर्चा तो लगातार सुन रहे हैं। हर तरफ धरती को बचाने की मांग उठ रही है, लेकिन इसके लिए जो कोशिशें की जा रही हैं वो काफी नहीं है। क्लाइमेट चेंज के लिए COP30 जलवायु शिखर सम्मेलन बुलाया जाता है, लेकिन इस बार जब ब्राजील में ये आयोजित किया गया तो वहीं के आदिवासी समुदाय के लोग अपने अधिकारों के रक्षा के लिए मांग उठाने लगे, जल जंगल जमीन को बचाने के लिए प्रदर्शन करने लगे। आखिर लोगों में यह आक्रोश क्यों है, कभी सोचा है? क्योंकि उन्होंने भी उस खतरे को भांप लिया है जो धरती की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। अटलांटिक महासागर की मुख्य समुद्री धारा, जो यूरोप और कई महाद्वीपों को गर्म रखती है, वो अब खत्म हो रही है, यानी वो ठंडी हो रही है। इसे आइसलैंड ने अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा बताया है। और अगर वाकई में ये धारा रुक गई तो पूरे यूरोप में फिर से हिमयुग आ सकता है, यानी चारों तरफ बर्फ ही बर्फ होगी। आइसलैंड के जलवायु मंत्री जोहान पाल जोहानसन ने कहा कि यह देश के अस्तित्व के लिए खतरा है। सरकार अब सबसे बुरे हालात के लिए योजना बना रही है, क्योंकि आइसलैंड एकदम नॉर्थ पोल पर ही है और सबसे बुरा असर उसे ही होगा।
अटलांटिक मेरिडियनल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन यानी AMOC नाम की ये धारा गर्म पानी को ट्रॉपिकल जोन से आर्कटिक की तरफ ले जाती है। इससे यूरोप में सर्दियां हल्की रहती हैं, लेकिन जलवायु परिवर्तन से आर्कटिक की बर्फ पिघल रही है। ग्रीनलैंड की बर्फीली चादर से ठंडा पानी समुद्र में बह रहा है। वैज्ञानिक कहते हैं कि यह ठंडा पानी धारा को बाधित कर सकता है और अगर AMOC ढह गई तो उत्तरी यूरोप में सर्दियों का तापमान बहुत गिर जाएगा, बर्फ और बर्फीले तूफान बढ़ जाएंगे। और इससे पहले भी यह धारा ढह चुकी है। लगभग 12,000 साल पहले आखिरी बर्फीले युग से पहले यही हुआ था। जलवायु मंत्री का कहना है कि यह पहली बार है जब किसी खास जलवायु घटना को राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सामने अस्तित्व का खतरा बताया गया है। ऐसे में सभी मंत्रालय सतर्क हो गए हैं और इस पर अपनी पैनी नजर बनाए हुए हैं। लेकिन यह घटनाक्रम केवल आइसलैंड के लिए ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक चेतावनी के तौर पर देखा जा रहा है। फिलहाल आज इस वर्ल्ड बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए DV लाइव और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।